रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। व्योम और साक्षी की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है, जिसके बाद विदाई का समय होता है। लेकिन साक्षी की बहन हनी दोनों का दरवाजा रोककर बोलती है, जीजू आप ऐसे ही जा रहे हैं, जूते नहीं पहनेंगे? पहनूंगा ना, यहीं तो रखे हैं। ये देखिए, जूते तो मेरे पास है जीजू, तो पहनेंगे कैसे आप? अरे मेरे जूते तुमने कब लिए? लाओ दो, मुझे पहनने हैं। ऐसे कैसे जीजू, पहले पैसे दो फिर जूते लो। अच्छा, बिना पैसों के नहीं दोगी मतलब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, अगर जूते पहनने हो तो पैसे दीजिए, पूरे 11,000। साली जी, थोड़ा सा तो डिस्काउंट दो। नहीं नहीं जीजू, मैं आपको अपनी सुंदर सी बहन दे रही हूँ, तो इतना तो बनता है। चलिए जीजू, मेरी तरह नखरे करना बंद कीजिए। दे दीजिए ना, वैसे भी सालियों को जीजू से पंगे लेने में मजा आता है, और ये तो हनी का हक भी है और रस्म भी। तुम भी ना अपनी बहन की साइड ले रही हो। जी, लेनी तो पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ये लो। ये क्या जीजू, आधे पैसे? नहीं, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए। वो सामने आपकी पॉकेट में है ना 2,000 वाले नोट, वो भी दे दीजिए। चलिए, मैं खुद ही ले लेती हूँ, आप कष्ट मत कीजिए। ले लीजिए साली साहिबा। व्योम की इतना कहते ही हनी उसे प्यार से छूकर उसके पॉकेट से पैसे निकाल लेती है, जिसके बाद व्योम को उसका टच थोड़ा सा अजीब लगता है। जिसके बाद साक्षी की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल में आ जाती है, जहाँ व्योम उसे कमरे में रोमांटिक होकर गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटा देता है। और उसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद साक्षी अपने पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आती है। तभी उसे छोड़कर व्योम जाने ही लगता है कि तभी हनी अपने जीजू का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलती है, अरे जीजू, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? आप भी तो पहली बार आए हैं, कम से कम यहाँ 2 दिन तो रुकिए। अरे नहीं नहीं हनी, मुझे ऑफिस का बहुत काम है। शादी के लिए भी बॉस से काफी छुट्टी ली थी। माँ, आप ही कहिए ना कि जीजू यहाँ कुछ दिन रुक जाएं। मुझे आप दोनों के साथ रहना है, प्लीज जीजू, मान जाइए ना। हाँ बेटा, रुक जाओ। व्योम, हनी इतना कह रही है तो आप रुक जाइए ना, मेरे लिए प्लीज। अच्छा ठीक है, रुक जाता हूँ, ओनली फॉर 1 डे। यस जीजू, रुक गए। अब हम दोनों जीजा साली एक साथ खूब मस्ती करेंगे। अब वो टाइम आ गया जब मैं जीजू के नहीं, अपने व्योम के करीब रहूंगी। हाँ ठीक है, तुम सब बैठो, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है माँ, मैं सामान रख कर आती हूँ। चलो, कोई नहीं है अभी। जीजू बताइए, आप क्या खाएंगे? आपको क्या पसंद है, मैं वही बना दूंगी। नहीं हनी, तुम तकलीफ मत करो, मुझे कुछ नहीं खाना। और जहाँ तक मेरे खाने की बात है तो तुम्हारी दीदी मेरा ख्याल रख लेगी। ओह ठीक है जीजू, मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये मुझसे बात ही नहीं कर रहे ठीक से। अच्छा जीजू, मैं आपको अपने कैंप की फोटो दिखाती हूँ, 1 मिनट, मैं अभी लाई। हनी इतना बोलकर फोटो लेकर आती है और जानबूझकर सोफे पर बैठे व्योम की बाहों में आकर गिर जाती है और बोलती है, ओ सॉरी जीजू, गलती से मेरा पैर फिसल गया, आपको लगी तो नहीं? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हारे लगी तो नहीं ना? उठो और यहाँ बैठो। जी जीजू, मैं तो ठीक हूँ, आपकी गोद में गिरकर बच गई, वरना तो लगी जाती। कोई बात नहीं। कुछ देर में दोनों माँ बेटी आ जाती है, तो हनी दूर होकर बैठ जाती है। सब हंसी मजाक करके चाय नाश्ता करते हैं। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन हनी व्योम को अपना बनाने के बारे में सोचते हुए बोलती है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरा व्योम मुझसे दूर हो जाएगा। वो बस कल तक ही रुके हैं, फिर चले जाएंगे। काश व्योम की शादी मुझसे होती, माँ मुझे व्योम का रिश्ता दिखाती। इतना हैंडसम लड़का सिर्फ मेरी किस्मत में होना चाहिए था, ना कि मेरी बहन साक्षी के। माँ ने भी मुझे ये कहकर रोक दिया कि पहले बड़ी बेटी की शादी होती है। अगर साक्षी की जगह मैं बड़ी होती तो आज व्योम मेरा होता, मैं उसके साथ खुशी से रहती। खैर, मुझे नींद भी नहीं आ रही, मन कर रहा है अपने व्योम से लिपट कर सो जाऊं। देख कर आती हूँ वो सोए हैं या नहीं। हनी उसे देखने के लिए जाती है। वहीं साक्षी व्योम से पानी लाने को कहती है। अच्छा मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम रुको। व्योम पानी लेने जाता ही है कि रसोई में व्योम को अकेला पाकर हनी उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखती है। तभी डरकर व्योम पीछे मुड़ता है और बोलता है, अरे हनी, तुम सोई नहीं, यहाँ क्या कर रही हो? वो जीजू, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं किचन में आ गई।
भूख भी लग रही थी। अच्छा ठीक है, टाइम से सो जाना। ठीक है जीजू। हनी इतना बोलकर एक टेबल पर चढ़कर ऊपर रखे डब्बे में से स्नैक्स निकालती है कि तभी जानबूझकर वो गिर जाती है। आवाज सुनकर व्योम पलटता है और उसके पास आता है। तभी हनी रोने लगती है। मम्मा लग गई मुझे। बहुत दर्द हो रहा है जीजू, मुझे चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। ओहो हनी, तुम भी ना ध्यान से कुछ नहीं कर सकती, हमेशा गिरती पड़ती रहती हो। जीजू मुझे बाद में डांटना, पहले मेरी थोड़ी हेल्प करके उठा तो दीजिए। अच्छा ठीक है। आउच। जीजू मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है, प्लीज जीजू आप मुझे रूम तक छोड़ दीजिए। वो उसे गोद में उठा लेता है कि तभी साक्षी आ जाती है और बोलती है। अरे हनी, क्या हुआ तुझे? और व्योम, आप तो पानी लेने गए थे, आए नहीं? रसोई में चढ़कर कुछ उतार रही थी तुम्हारी बहन कि गिर पड़ी, इसके पैर में लग गई। ओहो, ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन बच्चों वाली हरकतें अभी तक नहीं गई। जाइए, आप इसे कमरे में छोड़ कर आइए। ठीक है। व्योम उसे कमरे तक छोड़ने जाता है और फिर बेड पर लिटा देता है और साक्षी उससे दवाई लगा देती है और बोलती है। दवाई लगा दी है, अब चुपचाप से सो जा, समझी? सब अच्छा चल रहा था, लेकिन ये बीच में आ गई। हम दोनों इतने अकेले थे, मैं व्योम की बाहों में रहती, उससे प्यार से बात करती, लेकिन साक्षी ने सब खराब कर दिया। अपना पैर तोड़वा कर भी मुझे कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। ठीक है दीदी। चलो अब तुम आराम से सो जाओ हनी। ओके चलो साक्षी। इस तरह दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही हनी उसके करीब आने की सोचती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती और व्योम अपने ऑफिस चला जाता है। साथ ही कुछ दिन में साक्षी को व्योम अपने घर ले आता है। वक्त बीतता है। हनी व्योम के लिए उसके पास जाने को तरस रही थी और वो खुद से बोलती है। बस अब मैं और व्योम के बिना नहीं रह सकती, मुझे अपने व्योम के पास जाना ही होगा। माँ से कुछ बहाना बनाकर साक्षी के घर जाना ही होगा। ऐसे ही हनी अपनी माँ से बहाना बनाकर साक्षी के पास चली जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो आकर सबसे पहले अपनी दी के गले से लिपटकर बोलती है। दीदी मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। आई मिस बोथ ऑफ यू। अरे अभी 3 महीने पहले ही तो मिली थी, इतनी जल्दी याद आ गई तुझे? ओहो दीदी, 3 महीने आपको पता है कितने होते हैं? अरे जीजू आपको तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। कैसे हो आप जीजू? ठीक हूँ मैं, तुम अचानक कैसे? मैं देख रहा हूँ इसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, अजीब तरीके से देखती है। बस जीजू ऐसे ही। चल ठीक है, फ्रेश होकर खाना खाने आ जा, मैं खाना गर्म कर दूं? ठीक है दीदी। इस तरह वो अंदर आती है, फिर फ्रेश होकर डिनर करती है। अगले दिन साक्षी किसी काम से बाहर गई थी। मौके का फायदा उठाते हुए हनी व्योम के बाथरूम में नहाने चली जाती है। तभी व्योम भी नहाने के लिए बाथरूम में घुसता है कि हनी टॉवल में उसे हक कर लेती है। तभी व्योम घबरा कर बोलता है। हनी तुम यहाँ मेरे बाथरूम में? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे बाहर जाने दो। ओ मेरे प्यारे व्योम, अब और कितना दूर रहोगे मुझसे? मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ आई हूँ और तुम मुझे ही टाइम नहीं दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? क्या बहकी बातें कर रही हो? छोड़ो मुझे, कहीं साक्षी ने देख लिया तो वो मुझे ही गलत समझेगी और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हटो, मैंने बोला ना। व्योम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से। और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती ही है। तुम्हें ये मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? छोड़ो मुझे, मैं साक्षी से प्यार करता हूँ। तुम्हारे बहाने और टच मुझे सब समझ आ गया था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। तुम अपनी बहन का ही घर उजाड़ना चाहती हो, शर्म नहीं आती? तुमसे प्यार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, और उजड़ता है तो उजड़ने दो। मैं तुमसे शादी करूंगी क्योंकि फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और मुझे उससे बोलना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो बाथरूम से बाहर आ जाता है। तभी हनी भी बाहर आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है। तभी साक्षी उन्हें ऐसे ही देख लेती है, जिसे देखकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो मेरे पीछे ये चल रहा था तुम दोनों का? व्योम, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी बहन के साथ ये सब। छी। नहीं साक्षी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जो देख रही हो वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी अच्छा है आप आ गए। देखिए ना जीजू मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, आप सही वक्त पर आ गई, वरना मेरे साथ। साक्षी इसकी बात पर भरोसा मत करना, ये झूठ बोल रही है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए जा रही है। ये कब से मेरे पीछे पड़ी है और बहकी बातें कर रही है। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा?
तुम्हारे घर पर भी ये मुझे गलत तरीके से छू रही थी, और जब कल आई थी तो कैसे लिपट गई थी मुझसे, तुमने देखा था ना साक्षी। साक्षी मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मेरे बाथरूम में जानबूझकर आ गई थी। मेरा यकीन करो साक्षी, मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ। नहीं दीदी, जीजू झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जबरदस्ती की है मेरे साथ, बाथरूम में घुस गए थे ये जबरदस्ती। साक्षी उसके पास आकर उसे एक जोर का तमाचा मारती है और बोलती है, हाथ तो होती है हनी झूठ बोलने की भी। तुमने अपनी बहन के सुहाग पर ही नजर डाली, उन पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। ये नाम का मंगलसूत्र नहीं पहना मैंने, अच्छे से समझती हूँ, उन्हें जानती हूँ वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये मेरी आत्मा तक जानती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया इल्जाम मेरे पति पर लगाने की? मैं तुम्हें मारूं या पुलिस के हवाले करूं या तेरी इस गंदी हरकत के लिए माँ को बताऊं? उससे पहले तू ये घर छोड़कर खुद चली जा, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो आगे जाकर तुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। जा, चली जा मेरी नजरों से। थैंक यू साक्षी, मुझ पर विश्वास करने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर सिर्फ तुमसे करूँगा। आई नो व्योम। कुछ देर बाद हनी उसका घर छोड़कर चुपचाप चली जाती है और दोनों पति पत्नी साथ रहने लगते हैं। गुलाबो गांव की रहने वाली एक अनपढ़ और देसी किस्म की लड़की थी। वो जब भी अपनी चोटी बनाती तो उसकी चोटी खड़ी हो जाया करती थी और नीचे ही नहीं आती थी। साथ ही उसको बात बात पर जीभ निकालने की भी आदत थी। उसके माता पिता का देहांत हो जाने की वजह से उसका पालन पोषण उसके मामा फिरजू ने अकेले ही किया था। गुलाबो के मामा उसकी शादी के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते थे। जब भी लड़के वाले उसको देखने आते तो उसकी शक्ल और हरकतें देखकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन उसके मामा जब बाजार से सब्जी लेकर आ रहे होते हैं कि तभी उनकी टक्कर उनके बचपन के दोस्त आजाद सिंह से होती है। अरे अरे बिरजू मेरे यार, अरे कैसा है तू? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता आज यहाँ कैसे? बस यार मंदिर आया था, तू बता यहाँ कैसे? अरे बस यार, गुलाबों की शादी की बहुत चिंता होती रहती है। अच्छा, क्यों ना गुलाबों की शादी तू मेरे बेटे विशाल से करवा दे, क्या कहता है? अरे बहुत ही अच्छी बात है ये तो। आजाद सिंह और बिरजू मिलकर बिना विशाल की मर्जी जाने उसकी शादी गुलाबों से करवा देते हैं। विशाल भी अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है कि तभी गुलाबो जी बाहर निकालते हुए शर्माने लगती है और टेढ़े मेढ़े मुंह भी बनाती है। गुलाबो का ऐसा रूप देखकर विशाल के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से से उसको पीछे धक्का देता है और कहता है, अरे कैसी हो तुम? पिताजी ने भी ना मेरी शादी पता नहीं किस नमूनी से करवा दी। जी मैं तो आपकी पत्नी हूँ। अरे जीभ अंदर करो ये पहले, पता नहीं नागिन की तरह क्या फुंकार रही हो। मैं तो गुलाबो हूँ ना जी, नागिन होती तो आपको कब का डस लेती। दफा हो जाओ मेरे कमरे से, तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने से अच्छा तो मैं जहर ना खा लूं। हाय, शुभ शुभ बोलिए, ई का कह रहे हैं? आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं। आपको कुछ हो गया तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। अरे दूर रहो मुझसे। और चोटी में तुम्हारी कौन सा स्प्रिंग लगा है जो सीधी ही नहीं होती? जी मैं तो हमेशा से ऐसी ही हूँ, सुंदर है ना, सबसे अलग। ऐसे ही समय बीतता रहता है और विशाल जब भी गुलाबो को देखता तो उससे दूर भाग जाता था। उसका ऐसा बर्ताव देखकर आजाद सिंह उससे कहते हैं, ये सब क्या है बेटा, तू बहू से इतना दूर दूर क्यों रहता है? तो क्या करूं, शादी करवाने से पहले एक बार भी सोचा आपने कि मैं इतना पढ़ा लिखा लड़का हूँ और ये एकदम भट्ट गवार? अरे तो बस पढ़ी लिखी ही तो नहीं है, और क्या कमी है इसमें बता जरा। कमी? अरे कौन सी कमी नहीं है ये पूछो, बात बात पर नागिन की तरह जीभ निकाल लेती है। बेटा ये शादी हो चुकी है, कोई मजाक नहीं है, अब करी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। वक्त बीतता जाता है। विशाल गुलाबो को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसे ही एक दिन विशाल इंस्टाग्राम के जरिए कंगना नाम की एक बहुत ही मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की के संपर्क में आता है। वो दिन रात उससे बात करता रहता है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
और उनका बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है। विशाल किसी को भी बिना बताए कंगना से कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आता है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और आजाद सिंह विशाल को एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। विशाल, गुलाबों के होते हुए तूने दूसरी शादी कर ली। अबे यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? कौन सी शादी, कैसी शादी? मैं नहीं मानता ऐसी शादी को जिसमें मेरी कोई मर्जी ही ना हो। मुंह बंद कर अपना, समझा? और निकल जा इस घर से और इस लड़की को भी अपने साथ ले जा। अरे मैं क्यों जाऊं इस घर से? और इस घर पर मेरा पूरा हक है। अच्छा बेटा, अब तू मेरा बाप बन गया है। चल बहू, अब इस घर में नहीं रह सकते हम, चल यहाँ से। गुलाबो और उसके ससुर जी दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और एक दिन वो गुलाबो को लेकर बहुत ही बड़े और महंगे सैलून में जाते हैं, जहाँ वो उसका मेकओवर करवाते हैं और उसको एक नया लुक दे देते हैं। साथ ही उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी दिलवाते हैं, जिसके बाद गुलाबो का बात करने का तरीका भी बिल्कुल बदल जाता है और अब वो गवार गुलाबो से एक मॉडर्न अवतार वाली रोज बन जाती है। ऐसे ही एक दिन जब रोज बाजार से घर आ रही होती है तो उसके सामने विशाल आ जाता है, जिससे उसकी टक्कर हो जाती है और विशाल जब उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। आपको कहीं लगी तो नहीं? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगी, पर लगता है कि आपको लग गई। नहीं, मैं ठीक हूँ। कितनी खूबसूरत है ये, ऐसा लगता है जमीन पर कोई परी उतर आई हो। हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? जी कहीं नहीं। वैसे आप कहीं जा रही हैं क्या? मुझे मॉडल सिटी तक जाना है। अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। आइए साथ में चलते हैं। दोनों कार में बैठ जाते हैं। विशाल बार बार सिर्फ और सिर्फ गुलाबों की तरफ देखता ही रहता है। जी क्या देख रहे हैं आप? आज से पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो है, पर इतनी खूबसूरत पहली बार देख रहा हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोज है। ओह वाओ, आपकी तरह आपका नाम भी कितना खूबसूरत है। शादी हो गई आपकी? अगर मैंने बता दिया कि मेरी दो शादी हो चुकी है तो दोस्ती भी नहीं करेगी मुझसे। जी नहीं, अभी तो नहीं हुई। थोड़ी देर बाद गुलाबो कार से उतर जाती है और जाते जाते विशाल को अपना नंबर दे जाती है। वक्त बीतता जाता है और विशाल गुलाबो की खूबसूरती का कायर हो जाता है और उसके लिए पागल भी हो जाता है। तो वहीं कंगना के साथ वो झूठे प्यार का खेल भी खेलता है। ऐसे ही एक दिन वो गुलाबो को अपने दिल की बात बताने के लिए उसे सीसीडी में बुलाता है। रोज, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या बात है? यही कि जब से तुमको देखा है ना, मुझे हर जगह तुम ही नजर आती हो। ना भूख लगती है और ना प्यास, बस तुम ही तुम हर जगह छाई हुई हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले आपको कुछ लोगों से मिलवाना था। ससुर जी, कंगना, यहाँ आइए। अपने पिता और पत्नी को वहाँ देखकर विशाल के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या हुआ? होश उड़ गए इन लोगों को यहाँ देखकर? जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं रोज नहीं बल्कि तुम्हारी पहली पत्नी गुलाबो हूँ, जिसे तुमने धिक्कार कर छोड़ दिया था। अरे शर्म आती है मुझे कि मेरी शादी तुम जैसे इंसान के साथ हुई थी, जिसके लिए औरतें सिर्फ एक खिलौना है, जिसकी खूबसूरती देखी जो अच्छी लगी बस उसी के पीछे चल दिए। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रह सकती, जा रही हूँ मैं। नहीं कंगना, मेरी बात सुनो। ये सब इसकी चाल है और इसने मुझे फंसाया है। विशाल सबसे माफी मांगता है, पर कोई भी उसे माफ नहीं करता। साथ ही गुलाबो और कंगना उस पर केस दर्ज करवा देती हैं और उसे अरेस्ट भी करवाती है। विशाल सारी उम्र अपनी गलती का पछतावा करता रहता है।
साथ ही गुलाबो आजाद सिंह की बेटी बनकर हमेशा उनका ख्याल रखती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खड़ी चोटी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसकी चोटी भी ऐसे ही खड़ी रहती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।